Friends, and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of October 2022 13 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि है आपके सबसे सामने। होम मिनिस्टर विल लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स ऑन October 16। अब MBBS की हिंदी वर्जन की किताबें, तो पहला स्टेट जो कि MBBS यानी कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए आगे आया है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही हिंदी मीडियम की पहली MBBS किताबें जो हैं वो रिलीज करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह 16 अक्टूबर को। ठीक है ना। अब ये तो रही बात जो जनरल न्यूज़ की आपको पता होनी चाहिए थी, फैक्चुअल आइटम आपको जो पता होना चाहिए था। अब जो इसके पीछे अंदर की यानी बिटवीन द लाइन्स जब हम रीड करेंगे तो हम बात करेंगे आर्टिकल 351 की। आर्टिकल 351 कहता है देयर इज अ डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दैट इज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है ना। तो आर्टिकल 351 हो गया। ये वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले चैप्टर के बाहर है। ऐसा नहीं कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही चैप्टर में लिखे हुए हैं जो हम पार्ट 4 जिसको पढ़ते हैं। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज आर द डायरेक्टिव्स व्हिच आर आउटसाइड पार्ट 4 एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ डायरेक्टिव। इट इज अ डायरेक्टिव मतलब कि इन्फोर्सिबल हालांकि नहीं है, बट हाँ स्टेट को हर संभव प्रयास करना चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 350A के तहत बताऊंगा कि उसमें आर्टिकल जो कहता है कि हर स्टेट की और एवरी लोकल अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो फैसिलिटेट करे इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये दो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 351 और आर्टिकल 350A। और 351 है हिंदी मीडियम के हिंदी के प्रमोशन के लिए, और 350A कहता है कि जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपको मदर टंग में प्रोवाइड करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हो गए, और इसके साथ साथ जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट रहेगा विच विल बी प्रोवाइडिंग द मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज़ आइटम है। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की है, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.41%, हाईएस्ट सिंस अप्रैल। तो इन्फ्लेशन जो है एक्सेलरेट कर चुका है 7.41% तक। और इन्फ्लेशन आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो टारगेट रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 4 ± 2%। ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा 2% से 6% के बीच में रहे। अब 6% से ज़्यादा ही वैल्यू है 7.41, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हमारे टारगेट से ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रेट्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो रेपो रेट हो और पॉलिसी। एक और क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि पॉलिसी रेट इनमें से कौन सा होता है, तो पॉलिसी रेट रेपो रेट होता है। ठीक है ना। रेपो रेट के बेसिस पे ही पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है। ठीक है ना। तो दैट इज द फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा मैंने आपको OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है। कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो मार्केट से पैसा कम करना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन को मतलब ग्रोथ को बढ़ाना है तो मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट से हमको पैसा खींचना पड़ेगा, और मार्केट से आप पैसा कब खींचेंगे, जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी देगा और पैसे लेगा, सिक्योरिटी देगा और पैसे लेगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर सेल कर रहा है RBI, इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन से लड़ रहा है। और अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज RBI खरीद रहा है, इसका मतलब है कि वो मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा डाल रहा है ताकि ग्रोथ बढ़े, है ना, डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब जो इन्फ्लेशन ये भी बढ़ा है रिसेंटली, उसका कुछ और इफेक्ट्स है कि हमारा जो आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट है, दैट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, ओवरऑल फैक्ट्री प्रोडक्शन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। अब आप सोचो कि अगर आउटपुट घटेगा, अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई विल डिक्रीज, है ना। अगर सप्लाई डिक्रीज रहेगी और डिमांड वही की वही है, तो इसका मतलब है कि क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि सप्लाई कम हो गई। डिमांड और सप्लाई का रेशियो जब भी बिगड़ेगा तो इन्फ्लेशन का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो दैट इज द न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरी जो न्यूज़ है वो है 22,000 करोड़ दिए जाएंगे ऑयल PSUs को, ताकि वो LPG लॉसेस को कवर कर सकें। ठीक है ना। 22,000 करोड़ दिए जाएंगे ऑयल PSUs को ताकि वो LPG के लॉसेस को कवर कर सकें। ठीक है ना। अब वन टाइम ग्रांट के रूप में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है उनको जो भी पिछले 2 सालों में डोमेस्टिक LPG सिलेंडर के सप्लाईज में लॉसेस हुए हैं, स्पेशली बहुत कारणों से, है ना। और ये भी आपको पता होगा कि इंटरनेशनल प्राइजेस जो LPG के हैं वो 300% से
ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनको लॉस हुआ उसको कवर करने के लिए ऑयल मार्केटिंग, जो आपकी ऑयल मार्केटिंग फर्म्स हैं, उनको 22,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। अब यहाँ पे बात तो ये चली हो गई न्यूज़ की। अंडरलाइनिंग जो न्यूज़ हमको समझनी है यूपीएससी के लिए बेसिक, वो साइंस की एक न्यूज़ निकलती है इसमें, वो है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड एलपीजी बनती है बहुत सारे लाइट हाइड्रोकार्बन से, जिनमें आता है मेनली प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पहली बार स्नेलिंग नाम के व्यक्ति ने, स्नेलिंग SNELLING, स्नेलिंग नाम के व्यक्ति ने एलपीजी गैस को एज अ फ्यूल बनाया था, ठीक है ना। जब वो गैसोलीन की वोलेटिलिटी को पढ़ रहा था, तब उसने देखा कि भैया एलपीजी ऐसे बनाई जा सकती है। अब एक्चुअली में एलपीजी का बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे हाउस होल्ड में हम जानते हैं, कुकिंग गैस के रूप में जानते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में, हीटिंग में और इल्यूमिनेशन में भी इसका यूज़ है। सिविल कंस्ट्रक्शन, हीटिंग और इल्यूमिनेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन जो है, उसका ये कहना है कि एलपीजी इज पॉपुलरली नोन बाय, जब वो फ्यूल के रूप में यूज़ होता है तो एलपीजी को ऑटो गैस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन का कहना है कि जब एलपीजी एज अ फ्यूल यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो गैस के रूप में नाम लेते हैं। तो ये ऑटो गैस अगर कभी आया तो याद रखिएगा ये भी एलपीजी है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो गैसोलीन से ज़्यादा है। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो गैसोलीन एंड डीजल से दोनों से ज़्यादा होती है। वहीं पे जो इसका मतलब इन्वायरमेंटली अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटली ज़्यादा अच्छी है ना। इन्वायरमेंटली ज़्यादा अच्छी है और कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, डीजल और गैसोलीन से तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, ये बहुत चीप है, क्योंकि ये एज अ बाई प्रोडक्ट प्राप्त होती है। जब हम पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट ये प्राप्त होती है एलपीजी, और बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने के कारण ऑब्वियस सी बात है ये सस्ती होगी, ये थोड़ा सा चीपर होगी। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलपीजी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज 3 न्यूज आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज आइटम्स की तरफ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे बात है, एनजीटी आस्क्ड दिल्ली गवर्नमेंट टू पे 900 करोड़ फाइन फॉर 3 करोड़ मीट्रिक टन अनडिस्पोज्ड वेस्ट बाय द सिटी लैंडफिल। तो सिटी लैंडफिल्स में वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अनडिस्पोज्ड है, इस कारण से एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट को 900 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, ठीक है ना। अब एनजीटी, बाकी आपको बेसिक फैक्ट्स मैंने कई बार बताए भी, आपको पता भी है कि 2010 में एनजीटी एक्ट के तहत बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। और एनजीटी के पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके अलावा मैंने आपको बताया एनजीटी का मैकेनिज्म लाने वाला इंडिया 3rd कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरी कंट्री है जहाँ पर इस तरीके का एनजीटी का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब कुछ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अगर हम देखें तो अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली एक इशू उठा था। क्या होता है, एनजीटी की अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाती है। एनजीटी की अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इसको देने के लिए 90 दिनों का टाइम दिया था। देयर इज अ टाइम लाइन ऑफ 90 डेज विच इज गिवन, एंड एनजीटी की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये क्लियर किया था कि एनजीटी के अपील डायरेक्टली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है केसेस को देखने का। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, आर्टिकल 226 एंड 227 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन कम नहीं होता है। एनजीटी एक्ट हालांकि ये जरूर कह रहा है कि जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। तो ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है रिसेंटली, तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनको देखना है। टॉप कोर्ट टू डिलीवर वर्डिक्ट इन द हिजाब केस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज आपको पता है कि हिजाब कंट्रोवर्सी जो भी रिसेंटली हुई थी कर्नाटका में, जहां पे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने एक रूल पास किया था। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये बोला कि चूंकि हिजाब इज अ नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, हिजाब इज अ नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, therefore they cannot claim that they will wear hijab in the school hours also। और उन्होंने ये कहा कि स्कूल के जो बेसिक यूनिफॉर्म रूल्स हैं वो फॉलो होंगे, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं कि
कि स्कूल के अंदर ही सारा उनको इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब चाहिए, स्कूल के अंदर किसी का कोई राइट नहीं रहेगा इस तरीके का, और वो सारे व्यक्ति एक जो यूनिफॉर्म कोड है उससे बाउंडेड रहेंगे, जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड रहेगी, ठीक है ना। ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है। नॉन एसेंशियलिटी बेसिक एम, देखो क्या होता है जब भी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस रहती है ना तो उसमें एसेंशियलिटी एंड नॉन एसेंशियलिटी देखी जाती है, ठीक है ना। जैसे आनंद मार्गी केस था, आपको पता हो, जिसमें शिव तांडव करने के लिए आनंद मार्गी सेक्ट वाले कह रहे थे शिव तांडव करना है, तो शिव तांडव रोड में करना था, उनको रोड शो करना था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिव तांडव जो है वो आनंद मार्गी की कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो करना जरूरी है। तो इसी तरीके से ये ट्रिपल तलाक हो गया, ये भी नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस था, है ना। और इसी तरीके से अब ये हिजाब केस जो है उसको कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो कह दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी सब जुडाइस है और आज उसका रूलिंग होने वाला है, ठीक है ना। सब सेंटर का कहना है एक तो नॉन एसेंशियलिटी का क्लॉज, दूसरा उनका कहना है कि ये मुद्दा पीएफआई यानी कि जो पीएफआई अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, जिसका भी रिसेंटली क्रैकडाउन जिसके ऊपर किया गया, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन था और उसके 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पूरा बैन कर दिया गया, उनको कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो उनका कहना है कि ये मैटर पीएफआई ने उठाया था और इस कारण से भी कि इसमें ये डिवाइसिव पावर्स हैं जो कि इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं, इस कारण से भी इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। लेट्स सी कि क्या जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट आज, तो विल वेट फॉर दैट। अब यहाँ पे पहला जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की प्रॉब्लम्स के साथ। तो ऑथर ने देखो एक ही मुद्दा उठाया है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुद्दा वही है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है प्रोसीजर काफ़ी ओपेक प्रोसीजर है, दिस इज वेरी ओपेक प्रोसीजर, और वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे जुडिशरी खुद जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स कर रही हो और बाकी किसी और का कोई से ना हो, कोई उसमें कुछ ना कह सके। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि बेटा ये जो चीज़ है ये थोड़ा गड़बड़ चीज़ है, सही नहीं है और इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ओपेकनेस से ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। और एनजैक जब आया था, इनका ये कहना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th अमेंडमेंट में लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा दरकिनार कर दिया। वो ये भी कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी को मेंटेन रख करके उसको पास कर देते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऑल टुगेदर उन्होंने इसको डिसरिगार्ड कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट भी नहीं लगाया है इसको चेंज करने के लिए, है ना। तो वही ऑथर ने कुल मिलाकर के ये बोला कि दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जिसको कि शॉर्ट आउट करना चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। इट इज हाई टाइम दैट वी गेट अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर दैट। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियाज फाइट। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि देखो अभी कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो लोग या तो सामान नहीं खरीदेंगे, या तो लोग सामान बाद में खरीदेंगे, या फिर लोग सस्ता सामान खरीदेंगे। कॉमन सेंस है ना, लोग या तो सामान नहीं खरीदेंगे। जैसे मान लो आपको आज एप्पल का मोबाइल खरीदना है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है, एप्पल का मोबाइल आपको आ रहा है 90,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का एप्पल 14 आ रहा है। तो या तो आप सस्ता कुछ देखेंगे या नहीं खरीदेंगे, या तो सोचेंगे बाद में सस्ता हो जाएगा, या फिर सोचेंगे कि चलो यार मैं सैमसंग का ही खरीद लेता हूँ ना यार, या मैं गूगल पिक्सल खरीद लेता हूं ना, क्योंकि ठीक है यू आर गेटिंग दैट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ऐसा ही चलो, ये तो बड़ा सामान था। अब कई ऐसे चीजें हैं जो चीपर अल्टरनेटिव्स बना रही हैं कंट्रीज लाइक चाइना, विच आर फ्लडिंग द मार्केट विद चीपर एंड इंफीरियर गुड्स। तो यहां पे ऑथर ने बताया कि चीपर और इंफीरियर गुड्स मार्केट को भर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन, एंड दैट इज अ मेजर सेटबैक एंड दैट इज अ मेजर इशू रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब ऑथर ने कहा इससे देखो, एक तो चाइनाज इकोनॉमी ओके बिल्कुल ब्लॉसम कर रही है, चाइना के पास पूरा है। हमारे आज बाजार देखो, दीपावली की लाइट हो, चाहे पूजा के सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो, चाहे साइकिल्स हो, सारी की सारी जितनी भी कंज्यूमर नीड्स की चीज़ें सब चाइना बना रहा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि पहली चीज़ तो आत्मनिर्भरता के एजेंडा में हमको ये चीज़ लानी चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें अपने मार्केट को, कि वहाँ पे इस तरीके से चीप और इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स मार्केट को भर रहे हैं वो ना भरे, है ना। दैट शुड बी द वन एजेंडा अंडर आत्मनिर्भर भारत। दूसरी चीज, ये जो पैरेलल इकोनॉमी या पैरेलल मार्केट चल रहा है, ना केवल जैसे ये तो आपका चलो सस्ता सामान, इंफीरियर सामान है, दूसरा एक स्मगल्ड और इलीगल गुड्स भी चल रहे हैं, ठीक है ना। स्मगल्ड और इलीगल गुड्स, और डार्क वेब का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्मगलिंग और ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, ये भी अपने आप में इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इसमें क्या है, स्मगलिंग के कारण तो कई महंगे सामान भी सस्ते बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कास्केड नाम की एक संस्था है, या कास्केड रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं
देयर इज इंडियस कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, कमिटी फॉर द कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, कास्केड। तो ये बेस्ट नोन डेटा सोर्स है जिसने कहा है कि स्मगलिंग इलिसिट मार्केट ये बिल्कुल थ्राइव करता जा रहा है, और मेनली ये थ्राइव कर रहा है 5 की इंडस्ट्रीज में। वो 5 की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? एक तो मोबाइल फोन्स की, दूसरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, हाउस होल्ड्स की तीसरी, और पर्सनल गुड्स की चौथी, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जो है फूड, टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ऑल, तो ऑथर ने कहा है कि ये सारी चीजों में काफी ज्यादा स्मगलिंग और काउंटरफीटिंग भी चल रही है, और इसको रोकना हमारा परम कर्तव्य, अगर हम अपनी चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक तो सेफ रहे, एक दूसरा ग्रो करे, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये सारी इकोनॉमी को, तो ऑथर ने कहा है सबसे पहले तो आप टैक्सेस को रेशनलाइज करो, लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करो। आप सोल्यूशन लिख लो, टैक्सेस को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करोगे तो प्रोडक्ट हो सकता है सस्ता मिले, अगर प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आप लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करो, लोकल प्रोडक्शन प्रमोट करो, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी आप कोशिश करो कि आपके इंडिया में हो, क्योंकि जब बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो अंदर आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सब जुड़ करके वो और महंगा हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि जो भी, अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ भी करने हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ताकि हमारे भी कुछ सामान यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम कर पाए, पैरेलल इकोनॉमी को ख़त्म कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारी इकोनॉमी ज़रूर आगे बढ़ेगी। अगला जो एडिटोरियल है वो है वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27। तो पहले तो सबसे पहले फैक्ट याद रखेगा कि COP27 हो कहाँ रहा है। तो COP27 हो रहा है शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा, ठीक है ना। COP27 कहाँ पे होगा? शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा, ठीक है ना। दैट इज अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, ठीक। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि अभी तक जो COP हो रहे थे, यानी COP26 की अगर हम बात करें तो वो कहता था मेनली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, मतलब टेक्नोलॉजी को आप लेकर के आओ ताकि इस तरीके से जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें टू द डेवलपिंग कंट्रीज और वहाँ पे करें, ठीक है। तो ऑथर ने कहा कि अभी तक जो चल रहा है बेसिकली वो चल रहा है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, बट हमको कोशिश करनी है कि और कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन लेकर के आए। अब फुल प्रूफ सोल्यूशन में क्या ऑथर ने बोला है? सोल्यूशन बोला ऑथर ने फॉरेस्ट को। तो नेक्स्ट जो आप COP27 करो उसमें फॉरेस्ट को इंपॉर्टेंस दो। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ही वो चीज़ है जो कि लगभग आपका 7.6 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में ये एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब 7.6 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 ईयर, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट को अगर हम प्राथमिकता नहीं देंगे तो बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहाँ पे डिपेंडेंट है, विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट एंड ऑल। एंड जैसे मैनग्रूव, सॉल्ट मार्शेस, ये सब आप जानते होंगे कि बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी के सोर्सेज होते हैं और बहुत बड़े एक सिंक के रूप में काम करते हैं। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, एंड ऑथर ने वही कहा कि इसको हमको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अब कल मैंने आपको RTI के ऊपर एक न्यूज़ बताई थी कि RTI की काफ़ी डिले हो रहा है। तो यहाँ पे 2 रीजंस बताए गए। एक तो अनफिल्ड वैकेंसीज, जो वैकेंसीज है वो अनफिल्ड है। दूसरा स्टैगनेंट वर्कफोर्स, ठीक है ना। अनफिल्ड वैकेंसीज द फर्स्ट वन, सेकंड इज स्टैगनेंट वर्कफोर्स। दीज आर द 2 मेजर रीजन। ये लिख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। बाकी रीजन वो तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियसनेस नहीं है, कुछ ये सारी चीज़ें हैं। दैट विल बी द थिंग विच विल बी देयर। बाकी अगला आर्टिकल है चोला एम्पायर के ऊपर। तो देखो अभी एक मूवी आई है, आपको पता होगा, पोन्नियिन सेल्वन वन नाम की मूवी जो आई है, दैट इज रिगार्डिंग द चोला एम्पायर, चोलास के एम्पायर के ऊपर ही है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता, देखो वैसे तो आप चोला एम्पायर के बारे में पढ़ना मेरे हिसाब से, जब राजा वन के बारे में आप पढ़ोगे, राजा वन और राजेंद्र वन के बारे में, तो देखो 2 चोला एम्पायर आए थे। एक तो 100 सेंचुरी AD और 200, 250, 300 सेंचुरी AD में था, जब करिकाल और कुलोतुंगा थे। और बाद में दूसरा जो आपका चोला आया, इंपीरियल चोलास जो आए, वो आपके बाद में आए 850 AD के आसपास, जब आपके राजा और राजेंद्र वन ये सब लोग आए, विजयालया है ना, ये सब लोग आए। तो ये आपका बाद का टाइम था, ठीक है ना। चोलास बहुत फेमस है, आप सबको पता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम उन्होंने किया है। फिर इसके बाद आपको पता है राजेंद्र वन जो थे उनको गंगईकोंड चोलपुरम बोलते थे। गंगा तक वो आ गए थे, गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा तक, ये बंगाल वाले रीजन के आगे वहाँ आ गए थे, गंगा रिवर तक। तो गंगईकोंड चोलपुरम का टाइटल उन्होंने लिया था। इसके अलावा राजेंद्र वन ही थे जिन्होंने कि मालदीव्स और इन सब जगहों में जा करके भी उन्होंने मतलब
अपने एम्पायर को, अपने पताका को फहराया था। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से भी और आरबीआई से भी कि क्या डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए, वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन अचीव्ड। ये उन्होंने बोला कि फेक करेंसी आप कह रहे थे पूरा हट जाएगा। तो उस समय रिपोर्ट अगर आपको याद हो आरबीआई की, जिसमें उन्होंने खुद ही कह दिया था कि भाई 99.6% कैश तो ऑलरेडी वापस आ गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हुआ तो नहीं। अब यहाँ पे सेक्शन 66A आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A जो है वो ऑलरेडी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड कर दिया है। फिर भी कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं, सेक्शन 66A के अंतर्गत अरेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भैया देखो, आप एक या तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो, प्रॉपर वो करो, और दूसरा किसी भी तरीके से आप ये देखो कि कोई भी केस रजिस्टर ना किया जाए अंडर सेक्शन 66A। तो याद रखिएगा, सेक्शन 66A के अंतर्गत ये कहा गया है। तो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा श्रेया सिंघल केस वॉज देयर। श्रेया सिंघल केस था जिसमें ये जजमेंट आया था। ठीक है ना, तो श्रेया सिंघल केस का नाम भी याद रखना, और ये सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवॉइड किया गया था। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो सीक्रेट बैलेट, ये वो सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस का इलेक्शन है। अगली जो न्यूज़ है वो है अ डे टू एक्सप्लोर बियर नेसेसिटीज़। अब ये देखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ये कब था? ये कल था, यानी कि वेडनेसडे, यानी कि कल कौन सी तारीख थी? 12 अक्टूबर। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखना कि स्लॉथ बियर जो है ना वो एंडेमिक है टू इंडिया। एंडेमिक मतलब ज़्यादातर, मतलब 90% ऑफ द स्पीशीज पॉपुलेशन इंडिया में ही पाई जाती है। IUCN में स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है IUCN में इनका स्टेटस, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ये लिस्टेड है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, एंड स्पीशीज हैज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, राइनोज एंड एलिफेंट्स। तो टाइगर, राइनोज एंड एलिफेंट्स के जैसे ही प्रोटेक्शन को मिली गई है। और स्लॉथ बियर का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेल्यूरसस अर्सिनस। याद रखिएगा, मेल्यूरसस अर्सिनस इज द साइंटिफिक नेम फॉर दैट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूपीएससी में इस साल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है। लेट्स मूव अहेड। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.